क्या आप मुझे सुन सकते हैं? क्या सभी लोग मौजूद हैं और यह जानने के लिए तैयार हैं कि हमारा बिजनेस स्कूल क्या पेश करता है? और यह पल वाकई खास है। दुनिया के सबसे बड़े निवेशक को यहां पाकर हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं। वॉरेन बफे का मुख्य कार्यालय शक्तिशाली होल्डिंग कंपनी बर्कशायर हैथवे कई कंपनियों में हिस्सेदारी रखता है, जिसमें बीमा कंपनियां जैसे जिको, वित्तीय सेवा कंपनियां जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस और बड़ी ब्रांड्स जैसे कोका कोला, आभूषण श्रृंखलाएं और नेब्रास्का की स्थानीय व्यवसाय तक शामिल हैं। श्री बफे को अक्सर वैल्यू इन्वेस्टिंग के देवता के रूप में देखा जाता है और उन्हें फाइनेंस की दुनिया का माइकल जॉर्डन कहा जाता है। उनकी यात्रा 1950 के दशक में शुरू हुई, जब उन्होंने अपने जेब से केवल $100 लगभग 8,300 रुपए से पहला निवेश साझेदारी फंड शुरू किया। कुछ समय बाद उन्होंने मैसाचुसेट्स की एक संघर्ष कर रही टेक्सटाइल फैक्ट्री में निवेश किया, जिसका नाम था बर्कशायर हैथवे। इसके बाद उन्होंने अपना ध्यान अन्य क्षेत्रों में लगाना शुरू किया, खास तौर पर बीमा क्षेत्र में, जिससे उन्हें बार बार मिलने वाली पूंजी मिली जिसे वे फिर से निवेश करते रहे। यही रणनीति उन्हें असाधारण रिटर्न दिलाती रही। कंपनी के शेयर, जो 1965 में $18 लगभग 1,500 रुपए के थे, आज लगभग 6,90,000 रुपए प्रति शेयर पर ट्रेड हो रहे हैं। इन अद्भुत नतीजों के बावजूद श्री बफे को सिर्फ उनके प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि उनकी सादगी और विनम्रता के लिए भी सराहा जाता है। वे जटिल कॉरपोरेट शब्दों से बचते हैं और अक्सर अपने फैसलों की गलतियों को स्वीकार करने में संकोच नहीं करते। एक सालाना शेयरहोल्डर पत्र में उन्होंने मजाक में लिखा कि कंपनी और बेहतर कर सकती थी अगर उस साल वे बस फिल्म देखने चले गए होते। 1965 से बर्कशायर ने .com कंपनियों के बुलबुले से दूरी बनाए रखी, और अब जब वह बुलबुला फूटा है, तब आखिरी हंसी वॉरेन बफे की ही है। हाल की एक पत्र में उन्होंने व्यंग्य किया कि वे 21वीं सदी में पूरी ताकत से प्रवेश कर रहे हैं, ऐसी अत्याधुनिक इंडस्ट्रीज के साथ जैसे ईंटें बिछाना और कालीन पेंट करना, जो कि स्पष्ट रूप से उनके ह्यूमर का हिस्सा है। मैं खुद इन पत्रों का बड़ा प्रशंसक हूं। वे अपने आप में बिजनेस पाठशालाएं हैं। जब भी मौका मिले, एक पत्र ध्यान से पढ़िए। वह शुद्ध सीख है। बफे जो अंतर्दृष्टियां साझा करते हैं, वे इतनी मूल्यवान हैं कि कई निवेशक केवल बर्कशायर के शेयर इसीलिए खरीदते हैं ताकि वे उस प्रतिष्ठित वार्षिक बैठक में भाग ले सकें जिसे उन्होंने खुद पूंजीपतियों की वुडस्टॉक कहा है। चूंकि वे शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं, उनकी आज यहां उपस्थिति हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। इस दौरे को संभव बनाने का काफी श्रेय कोका कोला के निदेशक और हमारे रेजिडेंट एग्जीक्यूटिव अर्ल को जाता है, जिनकी भूमिका इसे साकार करने में महत्वपूर्ण रही। हम उनके प्रति गहराई से आभारी हैं। आज की मुलाकात का प्रारूप मुख्य रूप से प्रश्नोत्तर शैली में होगा। श्री बफे कुछ प्रारंभिक टिप्पणियां करेंगे और फिर हम दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ेंगे। एक माइक्रोफोन पहले से तैयार है और चूंकि सत्र रिकॉर्ड किया जा रहा है, हम अनुरोध करते हैं कि आप बोलते समय माइक्रोफोन का उपयोग करें। नेब्रास्का में हम अपनी अमेरिकी फुटबॉल टीम के लिए प्रसिद्ध हैं। वे खिलाड़ी जो सफेद हेलमेट पहनते हैं और उस पर एक लाल अक्षर N होता है। एक बार मैंने एक खिलाड़ी से पूछा कि वह N किसका प्रतीक है, और उसने बिना हिचक उत्तर दिया, ज्ञान। जाहिर है, इस पर कई चुटकुले बन सकते हैं, क्योंकि हर मैदान का हीरो हमेशा आर्थिक मामलों में पारंगत नहीं होता। विश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ियों से 2 क्लासिक सवाल पूछे जाते हैं। पहला है, बूढ़े मैकडोनाल्ड के पास क्या था? हाल ही में यह सवाल एक अवार्ड उम्मीदवार से पूछा गया और वह पसीने पसीने हो गया। उसने झिझकते हुए जवाब दिया, एक खेत। प्रोफेसर, जो एक होनहार खिलाड़ी को असफल नहीं करना चाहते थे, ने फिर पूछा, और क्या? छात्र ने और भी ज्यादा पसीना बहाते हुए छत की ओर देखा, जैसे वहां जवाब लिखा हो। लेकिन चलिए अब असली मुद्दे पर आते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपके मन में क्या है। चलिए सवालों के लिए माइक्रोफोन खोलते हैं। कुछ सवाल हमेशा सामने आते हैं, जैसे मैं डिग्री पूरी करने के बाद कहाँ काम करूं? मेरा जवाब सीधा है, उस व्यक्ति के लिए काम करो जिसे तुम वास्तव में सम्मान देते हो। कोई नौकरी सिर्फ इसलिए मत लो क्योंकि वह सीवी में अच्छी लगती है या थोड़ी ज्यादा तनख्वाह देती है। एक बार हार्वर्ड में एक छात्र ने मुझसे कहा कि वह कंसल्टिंग में इसलिए जाना चाहता है ताकि उसका रिज्यूमे अच्छा लगे, भले ही उसे वह क्षेत्र पसंद न हो।
मैंने पूछा, तो फिर तुम वास्तव में जो पसंद करते हो वह कब करोगे? उसने जवाब दिया, कभी न कभी। मैंने कहा, यह ऐसा है जैसे कोई सेक्स को बुढ़ापे के लिए बचा कर रखे। इसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप ऐसे व्यक्ति के लिए काम करते हैं जिसे आप आदर करते हैं, तो आप हर दिन सीखने और मजे करने के लिए उत्साहित होकर उठते हैं। कुछ हफ्तों बाद हार्वर्ड के डीन ने मुझे फोन किया और पूछा, आपने छात्रों से क्या कहा? वे सभी स्वतंत्र करियर की ओर बढ़ना चाहते हैं। उन्हें लगा कि मैंने ज्यादा प्रोत्साहित किया। शायद ऐसा ही था, लेकिन मैं जो कहा उसमें विश्वास करता हूं। प्रश्नों पर जाने से पहले मैं एक छोटा सा सोचने का अभ्यास प्रस्तावित करना चाहता हूं। कल्पना कीजिए कि मैं आपको यह विकल्प देता हूं कि आप अपनी कक्षा के किसी एक साथी को चुनें जिसकी पूरी जिंदगी की आय का 10% आपको मिलेगा। आपके पास 24 घंटे हैं चुनने के लिए। आप किसे चुनेंगे? ध्यान दीजिए, अमीर माता पिता वाले को चुनना मना है। चयन की कसौटी उस व्यक्ति की अपनी योग्यता होनी चाहिए। संभव है आप सबसे अच्छे ग्रेड वाले को न चुनें। अच्छे ग्रेड जरूरी हैं, लेकिन वही दीर्घकालिक सफलता तय नहीं करते। आप शायद किसी ऐसे को चुनेंगे जिसमें कुछ खास गुण हैं, जैसे नैतिकता, पहल करने की क्षमता, सहानुभूति या नेतृत्व। आप सभी में संभावना है। नहीं होती तो आप इस कमरे में न होते। आप सभी ने ऊर्जा और बुद्धिमत्ता दिखाई है, लेकिन समय के साथ कुछ लोग दूसरों की तुलना में बहुत अधिक सफल होंगे। यह इस कारण से है कि प्रत्येक व्यक्ति जो गुणों को विकसित करता है। यह मायने नहीं रखता कि आप सबसे लंबे, सबसे तेज या सबसे सुंदर हैं। असली फर्क वह गुण हैं जो आप जैसे ईमानदारी, उदारता, कड़ी मेहनत करने की तत्परता और उम्मीद से अधिक काम करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखें। मान लीजिए कि आपको एक सहकर्मी चुनना होगा जिस पर आप शर्त लगाएंगे, यानी आपको उस व्यक्ति द्वारा जीवन भर में जितना भी पैसा कमाया जाएगा उसका 10% देना होगा। तो आप किसे चुनेंगे? फिर से, यह जरूरी नहीं कि वही व्यक्ति हो जिसकी अंक सबसे खराब हो। शायद वह व्यक्ति होगा जिसे चरित्र की कमी है, जो हमेशा हर चीज में फायदा उठाने की कोशिश करता है, जो शॉर्टकट्स का सहारा लेता है। कोई ऐसा जो हमेशा फायदा उठाने की कोशिश करता है बिना कुछ दिए। ये आदतें हैं जो करियर को खत्म कर देती हैं, और ये अक्सर आदतों का परिणाम होती हैं। यहां एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जो आदतें आप अभी बनाते हैं वही भविष्य में आपके व्यक्तित्व को आकार देंगी। जैसा कि किसी ने कहा है, आदतों की जंजीरें इतनी हल्की होती हैं कि हम उन्हें महसूस नहीं करते जब तक वे इतनी भारी नहीं हो जाती कि उन्हें तोड़ना मुश्किल हो जाता है। मैं यह हर समय देखता हूं। ऐसे लोग जो 50 या 60 साल की उम्र में आत्मतबाही की आदतों के साथ होते हैं, और वे सच्चाई में विश्वास करते हैं कि वे बदल नहीं सकते। लेकिन आप इसमें फंसे नहीं हैं। आपके पास अभी भी अपने आचरण को आकार देने का समय है। तो उस सूची को फिर से देखें जिसमें आप जिन गुणों को पसंद करते हैं, और सवाल पूछें, क्या उनमें से कोई ऐसा गुण है जिसे आप खुद विकसित नहीं कर सकते? जवाब निश्चित रूप से है कि ये सभी आपके पहुंच में हैं। और जब आप उन गुणों की सूची को देखें जिन्हें आप टालना चाहते हैं, स्वार्थ, झूठ, आलस्य, तो खुद से पूछें, क्या मैं इनमें से कुछ खुद में देखता हूं? और यदि हां, तो जानिए कि आप बदल सकते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन और मेरे गुरु बेंजामिन ग्राहम ने इसे बहुत जल्दी करना शुरू किया। वे खुद से पूछते थे, मैं किसे पसंद करता हूं? मैं किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहता हूं? और इस तरह उन्होंने इन आदर्शों के आधार पर खुद को आकार दिया। अगर आप भी यही करेंगे, तो भविष्य में आप वही व्यक्ति बन जाएंगे जिस पर आप शुरू में 10% निवेश करना चाहेंगे। यही उद्देश्य है, और इस कमरे में हर कोई इसे हासिल करने में सक्षम है। अब हम सवालों की ओर बढ़ सकते हैं। कृपया संकोच न करें। एकमात्र बात जिसका मैं जवाब नहीं दूंगा वह है उन विशेष शेयरों के बारे में जो हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। बाकी सभी कुछ भी, व्यापार, निवेश, विचार, पूरी तरह से खुले हैं। जितना चुनौतीपूर्ण सवाल होगा उतना ही दिलचस्प मुझे लगेगा। आप मुझे पूरी ताकत से सवाल कर सकते हैं। मेरे पास एक पुरानी दर्शन है
मैं केवल उस पर निवेश करता हूं जिसे मैं वास्तव में समझता हूं। और जब मैं समझता हूं कहता हूं, तो इसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि मुझे उत्पाद के बारे में जानकारी है। मेरा मतलब यह है कि मैं समझता हूं कि वह व्यवसाय आने वाले 10 या 20 वर्षों में आर्थिक रूप से कैसे प्रदर्शन करेगा। उदाहरण के लिए, मुझे पता है कि 10 वर्षों में लोग चबाने की आदत में बहुत बदलाव नहीं करेंगे। इंटरनेट खरीदारी के तरीके को बदल सकता है, लेकिन यह सच नहीं बदलेगा कि लोग च्युइंग गम चबाते रहेंगे। अगर एक कंपनी इस बाजार पर हावी है और उसके पास डबल मिंट, स्पीयरमिंट और जूसी फ्रूट जैसी मजबूत ब्रांड हैं, तो यह मानना सही होगा कि ये ब्रांड भविष्य में भी मौजूद रहेंगे। यह कंपनी उस चीज के भीतर है जिसे मैं अपनी कौशल सीमा कहता हूं। मुझे यह समझ में आता है कि यह कैसे पैसा कमाती है और उस उद्योग के प्रतिस्पर्धात्मक तत्व क्या हैं। हजारों कंपनियां हैं जिनमें अद्भुत क्षमता है, लेकिन वे मेरी कौशल सीमा से बाहर हैं। पिछली लेक्चर में मैंने 2000 से अधिक ऑटोमोबाइल कंपनियों की एक सूची दिखाई थी जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत के बाद से अस्तित्व में आईं। ऑटोमोबाइल उद्योग ने संयुक्त राज्य अमेरिका को पूरी तरह से बदल दिया, हमारी अर्थव्यवस्था, संस्कृति और बुनियादी ढांचे को बदल दिया। लेकिन इन 2000 कंपनियों में से केवल 3 ही बचीं, और वे भी कोई खास नहीं थीं। पीछे मुड़कर देखना और विजेताओं की पहचान करना आसान है, लेकिन भविष्य में ऐसा करना कठिन है। सच्चा लाभ उस पर था जो घोड़े के खिलाफ शर्त लगाता था, न कि ऑटोमोबाइल कंपनियों में। 1900 में संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 20 मिलियन घोड़े थे। आज लगभग 4 मिलियन हैं। जैसे रेडियो, टेलीविजन या यहां तक कि एयरलाइंस में, ऐसा नहीं है कि जो पहली बार आशाजनक दिखता है वह हमेशा जीतता है। अक्सर पूरी उद्योग वृद्धि करती है, लेकिन व्यक्तिगत खिलाड़ी इसे बनाए रखने में विफल रहते हैं। एक क्लासिक उदाहरण एयरलाइन उद्योग का है। अगर आप किटी हॉक में पहले उड़ान को देख रहे थे, तो आप सोच सकते थे कि आप कुछ क्रांतिकारी देख रहे हैं। और आप सही थे। लेकिन आर्थिक रूप से यह दशकों तक एक आपदा रही। 1920 और 1930 के दशक में लगभग 400 एयरलाइन कंपनियां थीं और वे सभी गायब हो गईं। यहां तक कि अगर हम सभी एयरलाइनों के कुल लाभों को 1991 के अंत तक जोड़ते, तो परिणाम नकारात्मक था, बावजूद इसके कि अरबों डॉलर निवेश किए गए थे और यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। एक और उदाहरण टेलीविजन का है। आज लगभग 20 से 25 मिलियन टीवी सेट अमेरिकी घरों में हैं, लेकिन उनमें से लगभग कोई भी अमेरिकी कंपनियों द्वारा निर्मित नहीं है। टेलीविजन निर्माण एक बहुत ही आशाजनक उद्योग था। 1950 के दशक में कुछ ही लोग टीवी रखते थे। अब हर किसी के पास कई हैं। और फिर भी कोई भी अमेरिकी निर्माता इस बाजार में स्थिर लाभ बनाए रखने में सक्षम नहीं हुआ। रेडियो के साथ भी यही हुआ। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सैकड़ों निर्माता थे। आज उनमें से कोई भी कंपनी अब मौजूद नहीं है। अब इसे कोका कोला से तुलना करें। 1884 में एक छोटे से फार्मेसी में बनाई गई, आज यह एक ऐसा ब्रांड है जो दुनिया भर में 1 बिलियन से अधिक सर्विंग्स बेचता है, और न केवल कोका कोला बल्कि कई अन्य उत्पाद भी। बात यह है, एक व्यवसाय की आर्थिक विशेषताओं को समझना कुछ अलग है, बस यह अनुमान लगाने से कि उद्योग बढ़ेगा या नहीं। मुझे प्रौद्योगिकी बहुत पसंद है। मैं कंप्यूटर का उपयोग करता हूं, ऑनलाइन शॉपिंग करता हूं, मैं अमेज़न का ग्राहक हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे यह पता है कि इस उद्योग में कौन सी कंपनी जीतने वाली है। और अगर मुझे नहीं पता कि कौन जीतेगा, तो मैं निवेश नहीं करता। आपकी कौशल सीमा को समझना निवेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आपको हर चीज के बारे में सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप क्या समझते हैं और क्या नहीं समझते हैं। IBM के संस्थापक टॉम वॉटसन ने कहा था, मैं कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मुझे अपनी ताकत का पता है और मैं उन्हीं के आसपास रहता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मैं किसी चीज को समझता हूं और उसी क्षेत्र में रहता हूं, तो सफलता की संभावना अधिक होती है। लेकिन यदि मैं फैशन या दूसरों के उत्साह से प्रभावित होकर चलता हूं, तो संभवतः मुझे नुकसान होगा, और यह सही भी होगा। अब
हम उस सवाल पर आते हैं कि एक कंपनी का आंतरिक मूल्य कैसे निर्धारित किया जाए। आंतरिक मूल्य वह होता है जो आप प्राप्त करेंगे यदि आप यह सटीक रूप से जानते हो कि एक कंपनी वर्तमान से लेकर अनंत काल तक कितनी धनराशि उत्पन्न करेगी, उचित छूट दर पर। दूसरे शब्दों में, आज पैसे निवेश करने का एकमात्र कारण यह है कि भविष्य में अधिक धन प्राप्त किया जा सके। उदाहरण के लिए, जब आप सरकारी बांड खरीदते हैं तो यह गणना करना आसान होता है। मूल्य कागज पर मुद्रित होते हैं, नकदी प्रवाह अनुमानित होता है, लेकिन एक शेयर में यह स्पष्ट नहीं होता। निवेशक का कार्य यह अनुमान लगाना है कि वह कंपनी आने वाले वर्षों में कितना रिटर्न उत्पन्न कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप आज पूरी की पूरी कोका कोला कंपनी खरीदते हैं जो बाजार में 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की है, तो आप इस पैसे को उस रिटर्न के बदले में बदल रहे हैं जो कंपनी अगले 200 या 300 वर्षों में उत्पन्न करेगी। यह मायने नहीं रखता कि विश्लेषक खरीदने की सिफारिश कर रहे हैं या ग्राफ अच्छा दिखता है। जो मायने रखता है वह यह है, यह व्यवसाय आपके लिए कितना पैसा उत्पन्न करेगा। यह तर्क किसी भी संपत्ति पर लागू होता है, एक खेत, एक अपार्टमेंट भवन या एक तेल क्षेत्र। आप अभी भुगतान करते हैं और भविष्य में वापसी की उम्मीद करते हैं। कितनी और कितनी निश्चितता के साथ? बर्कशायर में हम हमेशा व्यवसायों का विश्लेषण इस तरह करते हैं जैसे हम उनका 100% खरीद रहे हों। हम पूछते हैं, इससे कितना पैसा निकलेगा, कब, और क्या हम इस पैसे को अच्छे रिटर्न के साथ पुनः निवेश कर सकते हैं? बर्कशायर ने कभी भी लाभांश वितरित नहीं किया, लेकिन इसके संपत्तियों का मूल्य निरंतर बढ़ता है क्योंकि हम लाभ को अच्छी तरह से पुनः निवेश करते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या किसी कंपनी के लिए वर्तमान बाजार मूल्य चुकाना उचित है, तो आपको यह जानना होगा कि वह आपके लिए कितना रिटर्न उत्पन्न कर सकती है। यदि आप इस सवाल का उत्तर नहीं दे सकते, तो आप निवेश नहीं कर रहे हैं, आप केवल सट्टा कर रहे हैं। इसीलिए मैं इंटरनेट कंपनियों से दूर रहता हूं। उदाहरण के लिए, वे बहुत वादा करती हैं, लेकिन अक्सर वितरित नहीं करती। कभी कभी मुझसे पूछा जाता है कि मैं इसके सिखाने के लिए सूत्र और रणनीतियां क्यों नहीं लिखता, लेकिन मैंने वर्षों के दौरान शेयरधारकों को वार्षिक पत्रों में लिखा है। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने यह सब पहले ही समझाया है, यहां तक कि प्रसिद्ध एजोप की कहानी का उपयोग भी किया है। हाथ में एक पक्षी दो उड़ते हुए से बेहतर है, यह विचार वास्तव में वर्तमान मूल्य का पाठ है। एजोप ईसा से 600 वर्ष पहले जीवित थे और उन्होंने यह पहले ही समझ लिया था। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब इस पर निर्भर करता है कि क्या बशर्ते झाड़ी में दो पक्षी हैं और उन्हें पकड़ने में कितना समय लगेगा। यदि ब्याज दर 15% है, तो आपको 5 वर्षों में दोनों पक्षियों को पकड़ना होगा ताकि जो पहले से आपके पास है उसे छोड़ने का मूल्य हो। लेकिन यदि ब्याज दर 3% है, तो आप 20 वर्षों तक इंतजार कर सकते हैं। यह सब इस तर्क को समझने पर निर्भर करता है। और अक्सर कुछ कंपनियों के साथ, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ, सच्चाई यह है कि झाड़ी में कोई पक्षी नहीं है। ठीक है, इसी तर्क पर चलते हुए कभी कभी मुझसे मेरे गलतियों के बारे में पूछा जाता है, वे जो मेरी यात्रा में सबसे अधिक प्रभावशाली थीं। आखिरकार हर कोई गलतियां करता है और मैं कोई अपवाद नहीं हूं। मेरी सबसे प्रमुख गलतियों में से एक, हालांकि वित्तीय दृष्टि से सबसे बड़ी नहीं, वह थी बर्कशायर हैथवे की खरीद। उस समय यह केवल एक संकटग्रस्त वस्त्र उद्योग था। मैंने इसके शेयर खरीदे क्योंकि वे सस्ते थे, मेरे मार्गदर्शक बेन ग्राहम की शिक्षाओं का पालन करते हुए, जिन्होंने मुझे संख्याओं के आधार पर सौदे खोजने की सलाह दी थी। मैं इस प्रकार के निवेश को सिगार के टुकड़े कहता था। विचार यह था कि थके हुए, भविष्यवाणी रहित व्यवसायों को ढूंढें, लेकिन जो अभी भी एक अंतिम मुफ्त कश प्रदान करते हैं। आप इसे लेते हैं, यह भयानक होता है, लेकिन यह मुफ्त था। और अगले पर आगे बढ़ते हैं। यहां आपका पूरा पाठ हिंदी में अनुवादित किया गया है, सभी दिए गए मानदंडों के आधार पर, जिसमें मुद्राओं के रूपांतरण, भारतीय रुपयों में संख्याओं को शब्दों में बदलना और शैली एवं संरचना को बनाए रखना शामिल है।
मैंने पूरी कंपनी को एक हास्यास्पद रूप से कम कीमत पर खरीदा जा सकता था। मैंने नहीं खरीदी। मुझे इस पर पछतावा नहीं है कि मैंने उन चीजों में निवेश नहीं किया जो मेरी विशेषज्ञता क्षेत्र से बाहर थीं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट। मैं तकनीकी क्षेत्र को गहरे से नहीं समझता, इसलिए मुझे लगता है कि उन निवेशों को छोड़ना कोई गलती नहीं है। लेकिन फैनी में वह मैंने समझा और मैंने कार्रवाई नहीं की। यह मुझे अरबों रुपए का नुकसान हुआ, और यही वे गलतियां हैं जो सबसे गंभीर हैं। अगर मैं इसे किसी वार्षिक रिपोर्ट में नहीं बताऊं तो कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन मुझे पता है और मैं इसे अपने साथ लेकर चलता हूं। जीवन में सबसे अच्छी अवसरें बहुत कम होती हैं। जब वे आती हैं तो उन्हें मजबूती से पकड़ना पड़ता है, और केवल कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है, इसे आत्मविश्वास के साथ करना होता है। कल्पना करें कि जब आप स्नातक हों तो आपको एक कार्ड मिलता है जिसमें सिर्फ 20 स्थान होते हैं। हर बार जब आप कोई बड़ा निवेश निर्णय लेते हैं तो आपको उन स्थानों में से एक पर मोहर लगानी होती है। आप 2, 3, 10 बार सोचेंगे इससे पहले कि आप कुछ भी करें, और आप उत्कृष्ट निर्णय लेंगे। शायद आप जीवन भर में 20 मोहरे का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह जरूरी नहीं है। कुछ सही निर्णय सब कुछ बदल सकते हैं। कई लोग फैशन के प्रभाव में आ जाते हैं, खासकर जब बाजार उच्चतम स्तर पर होता है। आजकल यह बहुत आसान है। एक क्लिक से आप कोई भी शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पूरे जीवन के लिए सिर्फ 20 निर्णय लेने के स्थान होते तो आप बहुत अधिक सतर्क होते, और इसका परिणाम यह होता कि आप बहुत अधिक अमीर हो जाते। अब आपके सवाल पर आकर, जब मुझे लगता है कि कोई स्थिति अब लाभकारी नहीं है तो मैं क्या करता हूं? मेरे करियर के शुरुआत में मैं शेयर बुक्स को मैन्युअल रूप से खंगालता था, पेज दर पेज, उन कंपनियों को ढूंढने के लिए जो कम मल्टीपल्स पर बिक रही थीं, लेकिन जिन्हें मैं समझता था। कई बार मेरे पास ज्यादा विचार होते थे, लेकिन पैसे कम होते थे। और चूंकि मैं ऋण लेना पसंद नहीं करता, मुझे किसी चीज को बेचकर दूसरी चीज खरीदनी पड़ती थी। मैं वही बेचता था जो मुझे कम पसंद था और उसे खरीदता था जो मुझे अप्रतिरोध्य लगता था। मैंने इस तरह से बहुत समय तक निवेश किया। आज स्थिति उलट चुकी है। हमारे पास विचारों से ज्यादा पैसा है। अगर आप हमारी वार्षिक रिपोर्ट को देखें जो ऑनलाइन उपलब्ध है, तो आप हमारे आर्थिक सिद्धांतों को अंतिम पन्नों पर देख सकते हैं। वहां मैंने बताया है कि मैं कैसे सोचता हूं। मैं शेयरधारकों को केवल निवेशक नहीं मानता, मैं उन्हें जीवन भर के साझीदार मानता हूं। इसलिए मैं यह स्पष्ट करता हूं कि मैं कारोबार को कैसे चलाता हूं। हमारे उन कारोबारों में जहां हमारी 100% हिस्सेदारी है, हमारा सिद्धांत है कि हम उन्हें नहीं बेचते, चाहे कोई हमें कितनी भी कीमत क्यों न दे। अगर कोई 3 गुना ज्यादा कीमत देने की पेशकश करता, फिर भी हम कैंडीज या बफलो न्यूज को नहीं बेचते। यह एक निर्णय नहीं है जो केवल वित्तीय लाभ पर आधारित हो। यह इस बारे में है कि मैंने अपने जीवन को कैसे जीने का निर्णय लिया। मेरे पास इससे ज्यादा पैसा है जितना मुझे कभी भी जरूरत पड़ेगा। यह मेरे मृत्यु लेख में कोई फर्क नहीं डालने वाला है, और मैं उन लोगों से रिश्ते नहीं तोड़ना चाहता जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है सिर्फ इसलिए कि किसी ने एक बड़ा चेक लहराया है। अगर हमारे पास संसाधन नहीं होते तो शायद हम अलग तरह से कार्रवाई करते, लेकिन आज हमारी प्रवृत्ति यह है कि हम नहीं बेचते जब तक कि कारोबार या प्रबंधन में कोई बड़ा बदलाव न हो। इस बीच हम हर साल लगभग 500 अरब रुपए नकद पैदा कर रहे हैं, जो कि हर सप्ताह लगभग 10 करोड़ रुपए के बराबर है। बस इस बातचीत के दौरान हमने बिना एक भी उंगली हिलाए कई करोड़ रुपए जमा कर लिए हैं। बड़ी बात यह है, इस पैसे का बुद्धिमानी से निवेश कैसे करें। अगर हम निरंतर कारोबार बेच रहे होते तो हमें और बेहतर विकल्पों की तलाश करनी पड़ती ताकि पूंजी को पुनः निवेश किया जा सके, और ऐसा हमेशा संभव नहीं होता। इसलिए हम उन कंपनियों को बनाए रखना पसंद करते हैं जिनकी हम सराहना करते हैं, भले ही कोई आकर्षक कीमत पेश करे। मेरे लिए यह एक शादी जैसा है। आप चाहते हैं कि शादी लंबी चले, है ना? तो आप अपने जीवन साथी में कौन सी सबसे अच्छी गुण खोजेंगे?
हास्य, चरित्र, सुंदरता? असल में जो जवाब मैं हमेशा देता हूं वह है कम उम्मीदें। हाँ, कम उम्मीदें। अगर दोनों की उम्मीदें कम होती हैं तो शादी टिकेगी। मैंने ऐसा किया है और मैं चाहता हूं कि मेरे व्यापारिक साझीदार भी बर्कशायर में आने से पहले वास्तविक उम्मीदों के साथ आएं, क्योंकि इस तरह यह व्यापारिक विवाह भी लंबे समय तक चलेगा। अगर वे यह उम्मीद करते हैं कि मैं हमारे संपत्तियों को सिर्फ इस कारण बेच दूं कि उनके दाम बढ़ गए हैं, तो वे निराश होंगे और मैं यह नहीं चाहता। अब शेयर बाजार पर वापस आते हैं। कई लोग हाल के उतार चढ़ाव की तुलना 1920 के दशक से करते हैं। इसमें कई अंतर हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण समानताएं भी हैं। ये समानताएं कुछ लोगों को यह विश्वास करने पर मजबूर करती हैं कि शेयर कीमतें लंबे समय तक गिरती रहेंगी। मैं इस पर आंशिक रूप से सहमत हूं। 20वीं सदी अमेरिका के लिए असाधारण थी। प्रति व्यक्ति जीडीपी 6 गुना बढ़ा, और यह केवल मात्रात्मक दृष्टिकोण से है। अगर हम चिकित्सा, तकनीकी और जीवन गुणवत्ता में सुधारों को शामिल करें तो प्रगति और भी अधिक थी। यहां तक कि ग्रेट डिप्रेशन के दौरान 1930 के दशक में प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग 13% बढ़ी। 1940 के दशक में यह 36% बढ़ी, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। सबसे कमजोर दशक पहला विश्व युद्ध था, लेकिन कुल मिलाकर 20वीं सदी निरंतर समृद्धि का दौर था। अब उसी अवधि में शेयर बाजार को देखें। 6 प्रमुख चक्र थे, 3 उच्च और 3 निम्न। 1900 से 1921 के बीच डो जोन्स 66 से 71 अंक तक बढ़ा, 21 वर्षों में 10% से कम परिवर्तन। 1921 से 1929 तक यह 5 गुना बढ़कर 381 अंक तक पहुंच गया। फिर 1929 से लेकर 1948 तक यह फिर से 180 अंक तक गिरा। यानी पिछले शताब्दी के 100 वर्षों में से 44 साल बाजार स्थिर या गिरा था, हालांकि वास्तविक अर्थव्यवस्था बढ़ी। यह हमें क्या सिखाता है? कि बाजार में मानव व्यवहार अत्यधिक भावनात्मक होता है। लोग उत्साहित होते हैं जब सभी पैसे कमा रहे होते हैं। वे हाल की घटनाओं को देखते हैं और सोचते हैं, मैंने पिछले साल अच्छा कमाया, इस साल और भी ज्यादा कमाऊंगा। फिर वे अधिक निवेश करने, ट्रेंड्स का पालन करने या लिवरेज का इस्तेमाल करने का निर्णय लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं, मेरे पड़ोसी ने इससे पैसे कमाए, मैं कैसे बाहर रह सकता हूं? लेकिन जब वे अतीत में नुकसान देखते हैं तो वे डर जाते हैं। वे बाजार से बाहर निकल जाते हैं। मैंने कंपनियों के मूल सिद्धांतों को भूलते हुए देखा है और वे केवल जो पहले हो चुका है उस पर आधारित निर्णय लेते हैं। इससे विशाल विकृतियां उत्पन्न होती हैं और साथ ही अविश्वसनीय अवसर भी। मैंने इसे करीब से महसूस किया। 1979 में मैंने फोर्ब्स के लिए एक लेख लिखा जिसमें चेतावनी दी कि पेंशन फंड, जो 1950 और 1960 के दशकों में लगभग 100% नए पूंजी को स्टॉक्स में निवेश करते थे, 1970 के दशक में केवल 9% स्टॉक्स में निवेश कर रहे थे, ठीक उसी समय जब वे सबसे सस्ते थे। मानव स्वभाव में यह चक्रीय व्यवहार होता है। जब सभी लालची होते हैं तो हम भी लालची हो जाते हैं, और जब सभी डरते हैं तो हम भी डर जाते हैं। यदि आप खुद को झुंड से भावनात्मक रूप से अलग कर सकते हैं तो आप अमीर हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है, आपको जीनियस बनने की जरूरत नहीं है। आपको केवल सही मानसिकता की जरूरत है। मुझे याद है कि 1950 के दशक में जब मैंने शुरुआत की थी, मैं उन कंपनियों को पाता था जिनके पास स्थिर लाभ था और उनकी कीमत केवल उनके वार्षिक लाभ के 2 गुना थी। वे अच्छी, स्थिर कंपनियां थीं। एक उदाहरण था कैनजास सिटी लाइफ इंश्योरेंस, एक पारंपरिक बीमा कंपनी। उनकी पॉलिसी 2% रिटर्न का वादा करती थी, लेकिन उनके स्टॉक्स इतनी सस्ती थीं कि उन्हें खरीदकर निवेशक 35% रिटर्न प्राप्त कर सकता था। मैंने इसे कंपनी के एक विक्रेता से कहा। उसने मुझे देखा और कहा, ये स्टॉक्स कुछ भी नहीं है, और वही था जो कंपनी से वेतन प्राप्त कर रहा था। मुझे तब एहसास हुआ, यहां तक कि जो लोग कंपनी से करीबी संबंध रखते हैं और अनुभव रखते हैं, वे स्पष्ट अवसरों को नहीं देख पाते जब वे डर या गलत जानकारी में डूबे होते हैं। 1964 में डो जोन्स ने वर्ष को 864 अंक पर समाप्त किया। 17 साल बाद
वह 865 पर था। लगभग 2 दशकों में केवल एक बिंदु का अंतर था। यह एक सामान्य नकारात्मक समय था, लेकिन लोग बेहतर जीवन जी रहे थे। अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी। यह विकृतियां हमेशा के लिए नहीं रहती। उदाहरण के लिए, इंटरनेट ने 1990 के दशक के अंत में एक बुलबुला उत्पन्न किया। कई कंपनियां थीं जिन्हें कई अरब डॉलर में मूल्यांकित किया जा रहा था, जबकि उनके पास वास्तविक रूप से लाभ उत्पन्न करने का कोई अवसर नहीं था। जैसा कि अर्थशास्त्री हर्बर्ट स्टीन ने कहा, जो हमेशा के लिए जारी नहीं रह सकता, वह रुक जाएगा, और आपको इसी तरह का सोचने का तरीका अपनाना होगा। जो आपके पड़ोसी खरीद रहे हैं, उसे भूल जाइए। सुर्खियां भूल जाइए। आपसे यह सवाल करें, अगर मैं इस पूरे व्यवसाय को खरीद सकता था, तो क्या मैं इसे खरीदता? यही एकमात्र सवाल है जो मायने रखता है। यदि एक इंटरनेट कंपनी के पास 100 मिलियन स्टॉक्स हैं और वह 10 अरब डॉलर की है, तो उसे प्रति वर्ष कम से कम 700 से 800 मिलियन डॉलर उत्पन्न करना होगा ताकि यह मूल्य सही साबित हो। बहुत कम कंपनियां ऐसा कर सकती हैं। फिर भी लोग उन पर दाव लगाते रहते हैं क्योंकि यह मजेदार होता है, रोमांचक होता है। यह उस चेतावनी की तरह है जो कहती है, मंगलवार की खुमारी से बचें, बस नशे में बने रहें। लेकिन गंभीर निवेश कुछ और है। इसके लिए समझदारी, धैर्य और मानसिक संतुलन चाहिए। अब गंभीरता की बात करते हुए हम छोटे व्यवसायों के बारे में अंतिम प्रश्न का उत्तर देते हैं। एक छात्र ने मुझसे छोटे व्यवसायों के बारे में पूछा, खासकर वे जो बड़ी कंपनियों के विकास और उनके पैमाने की दक्षता का सामना कर रहे हैं। वे कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? क्या आज के समय में छोटे व्यवसायों के लिए जगह है? मेरा उत्तर है, निश्चित रूप से है। कई उद्योगों में छोटे व्यवसायों के पास महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होते हैं। बेशक, कुछ उद्योगों में, जैसे कि कार्बन स्टील उत्पादन, पैमाना एक लगभग पार नहीं करने वाली बाधा है। लेकिन अन्य क्षेत्रों में लचीलापन, ग्राहक के प्रति नजदीकी और मालिक का जुनून, ये सभी अंतर बना सकते हैं। साउथवेस्ट एयरलाइंस का उदाहरण लें। यह कुछ विमान के साथ शुरू हुआ, ह्यूस्टन और डलास के बीच शॉर्ट फ्लाइट्स के साथ। कोई भी नहीं सोचता था कि यह क्या बन जाएगा। उन्होंने उद्योग पर राज करने का लक्ष्य नहीं रखा था, बस एक कुशल, कम लागत वाली सेवा देने का लक्ष्य रखा था, अपनी एक संस्कृति के साथ। और यह काम कर गया। एक अन्य उदाहरण वॉलमार्ट है। कौन सोच सकता था कि सैम वॉल्टन, जिन्होंने अपनी पहली दुकान बेंटनविल, अरकानसो में खोली थी, सीयर्स जैसी एक दिग्गज को मात देंगे? सीयर्स एक शक्ति थी। उसके पास गगनचुंबी इमारतें, विस्तृत क्रेडिट, प्राथमिक आपूर्तिकर्ता और शानदार स्थान थे। लेकिन सैम के पास वह था जो सीयर्स के पास नहीं था, दृष्टि, विनम्रता, ग्राहक पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और लोगों को नेतृत्व करने की असाधारण क्षमता। वह लगभग हर क्षेत्र में पीछे था, खरीदारी, लॉजिस्टिक्स, क्रेडिट, लेकिन अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने की और उत्कृष्टता के साथ कार्य करने की क्षमता ने वॉलमार्ट को विजेता बना दिया। बर्कशायर में हमारे पास 1 लाख से अधिक कर्मचारी हैं, लेकिन मुख्यालय में केवल 14 लोग हैं। हाँ, केवल 14। और कंपनी की कीमत 100 अरब डॉलर से अधिक है। हम जानबूझकर अपनी सहायक कंपनियों को छोटा रखते हैं। इससे लचीलापन बनाए रहता है, उद्यमिता की भावना बनी रहती है, और ग्राहकों को बेहतर सेवा देने की स्वतंत्रता बनी रहती है। उदाहरण के लिए, हमारे पास यूटा में एक फर्नीचर और होम गुड्स स्टोर है, जिसे बिल चाइल्ड चलाते हैं। उन्होंने अपने ससुर के साथ शुरुआत की और सालाना $50,000 की बिक्री करते थे। आज वह यूटा में बाजार का लगभग आधा हिस्सा कवर करते हैं और उनकी बिक्री $400 मिलियन से अधिक है। कैसे? हमेशा ग्राहक के बारे में सोचते हुए। उन्होंने विशाल कंपनियों से प्रतिस्पर्धा की और जीत हासिल की। यहां ओमाहा से एक अन्य प्रेरणादायक उदाहरण है। शायद आप में से कुछ लोग इसे जानते होंगे, नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट। दुनिया का सबसे बड़ा फर्नीचर और होम गुड्स स्टोर एक ही स्थान पर। हम एक ऐसे शहर की बात कर रहे हैं जहां लगभग 6,50,000 लोग रहते हैं, और स्टोर हर साल $300 मिलियन से अधिक की बिक्री करता है। इसका मतलब है कि प्रति व्यक्ति लगभग $500। यह कैसे संभव है?
यह सब एक महिला रोज ब्लमकिन से शुरू हुआ। वह 1921 में रूस से आई थी और अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं जानती थी। उसने मूंगफली लेकर देश भर में यात्रा की। सियाटल पहुंची और उसकी गर्दन में एक टैग था जिसमें लिखा था फोर्ट डॉज, आयोवा। रेड क्रॉस ने उसे वहां पहुंचने में मदद की। उसने वर्षों तक बिना भाषा को समझे जीवन बिताया। बाद में वह ओमाहा चली आई, जहां अन्य रूसी यहूदी थे। उसकी बेटी फ्रांसिस उसे रात को अंग्रेजी सिखाती थी, जो वह स्कूल से सीखा करती थी। रोज ने अपने 7 भाई बहनों को लाया और अपने माता पिता को भी। उसने 16 वर्षों में $500 की बचत की। 1937 में उसने एक ट्रेन ली और शिकागो में अमेरिकन फर्नीचर का दौरा किया। वह चकित थी और उसने नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट की स्थापना करने का निर्णय लिया। उसने लगभग $500 के सामान खरीदे। उसे $2000 का और क्रेडिट मिला। वह कर्ज के बारे में चिंतित होकर वापस आई। उसने अपने बिस्तर, सोफे और फ्रिज को बेच दिया ताकि वह आपूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान कर सके। कोई भी उसे सामान बेचने को तैयार नहीं था। उसे 4 बार अदालत में जाना पड़ा क्योंकि निर्माता उसे छूट देने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। एक बार एक न्यायाधीश के सामने उसने कहा, मैं $3 प्रति मीटर कारपेट खरीदती हूं। मेरा प्रतिस्पर्धी इसे $6.99 में बेचता है। मैं इसे $3.98 में बेचती हूं। बस मुझे बताइए, न्यायाधीश साहब, क्या आप चाहते हैं कि मैं ग्राहकों को चुरा लूं? समाचार पत्रों ने यह कहानी प्रकाशित की। अगले दिन न्यायाधीश ने उसका कारपेट खरीदा। उसने प्रतिस्पर्धा को खत्म किया, व्यवसाय का विस्तार किया और 103 साल तक काम किया। उसने यह दुकान मुझे 59 साल की उम्र में बेची और उसने कभी ऑडिट की आवश्यकता नहीं पाई, कभी कोई कर्ज नहीं लिया और कभी बैलेंस शीट का उपयोग नहीं किया। वह अपनी प्रवृत्तियों पर विश्वास करती थी। जब मैंने सौदा समाप्त करने के लिए पहुंचे तो मैंने एक चेक लाया। मैंने पूछा, क्या आपके पास कोई कर्ज है? उसने जवाब दिया, कभी नहीं। मैंने कहा, तो मुझे कोई संख्या देखने की आवश्यकता नहीं है। आपका शब्द पर्याप्त है। उसने मुझे किसी भी किताब से अधिक सिखाया। आज उसका बेटा अभी भी दुकान चला रहा है और उसकी उम्र 80 साल से अधिक है। उसकी बेटियां भी जीवित हैं और शामिल हैं। रोज ठीक से पढ़ और लिख नहीं सकती थी, लेकिन अगर आप उसे कहते कि एक कमरे का आकार 87 फीट 42 फीट है, तो वह तुरंत गणना कर देती कि कितने मीटर कारपेट की आवश्यकता होगी कर सहित। यह व्यापार के लिए प्राकृतिक कौशल है। यह आप जनरल मोटर्स में नहीं सीख सकते। यह कुछ अनोखा है। ग्राहक पर ध्यान केंद्रित करना, नैतिकता, कठिन मेहनत। यही वह चीज है जिसकी एक व्यवसाय को सफलता के लिए जरूरत होती है। इसलिए यदि आप अपना व्यवसाय शुरू करने पर विचार कर रहे हैं, तो प्रतियोगियों के आकार की चिंता न करें। आप जो पेशकश करते हैं, अपने ग्राहकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और आप प्रत्येक विवरण में जो जुनून डालते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करें। छोटे व्यवसायों के लिए हमेशा जगह होती है, और यदि आप इसे सही तरीके से, उद्देश्य और निरंतरता के साथ करते हैं, तो आप अगला बड़ा उदाहरण बन सकते हैं। और मैं आपके लिए समर्थन करूंगा। यदि इस सामग्री ने आपको मूल्य दिया, आपको प्रेरित किया या आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह के किसी भी वीडियो को मिस न करें। नीचे अपनी टिप्पणी छोड़े। मुझे यह जानने में बहुत दिलचस्पी है कि आपने क्या सोचा और कौन सी शिक्षाएं आपके लिए सबसे अधिक प्रभावशाली थीं। और यदि आप किसी को जानते हैं जिसे इन शब्दों की आवश्यकता है, तो इसे साझा करें। ज्ञान फैलाना जीवन को बदलने का एक शक्तिशाली तरीका है। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए